जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ कमर आगा साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इराक के मसले पर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बशर अल-असद को इराक छोड़कर मॉस्को जाना पड़ा? मैं आपसे इसके पीछे की वजह जानना चाहूँगी। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि उनके कंट्रोल ही नहीं था किसी चीज़ पे, किसी इंस्टीट्यूशन पे। सेना उनकी सुन नहीं रही थी। इनके पास इनकम रेवेन्यू मुल्क के अंदर बचा ही नहीं था। एक जनरल की सैलरी $40 $50 की दे पा रहे थे और सेना को चलाना मुश्किल हो रहा था। सेना से लोग भागने लगे थे। फिर उसके बाद ये था कि रिपोर्ट ये भी है कि बहुत से लोगों को जॉर्डन और टर्की में ब्राइब कर दिया गया था इनके जनरल्स को। पाकिस्तानी भी वहाँ पहुँच गए थे जनरल्स जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी अलकायदा और इन सब में, जो पुराने एक्सपीरियंस थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था कहा जाता है टर्की में और जॉर्डन में। तो ये लोग बहुत संपन्न थे और काफ़ी ट्रेंड थे आतंकवादी संगठन जितने भी थे। और असद सेना ने ये रियलाइज किया, उनका मानना ये था कि लड़ना मुश्किल है, लड़ेंगे तो अपने ही लोग मरेंगे ज़्यादा, और इस स्थिति में भी नहीं थी। उसने विड्रॉ कर दिया, वॉक ओवर इनको वर्चुअली मिल गया, कोई लड़ाई हुई नहीं। असद ने ये देखा कि अगर ज़्यादा कोई अपने जो उनके ट्रस्टेड ग्रुप्स हैं, लोग हैं, उनको लड़वाते हैं तो लोग मरेंगे। इसीलिए उन्हीं ने प्राइम मिनिस्टर थे उनसे कि आप पीसफुल ट्रांजिशन कीजिए जो इस समय चल रहा है। तो अच्छा ही हुआ कि वो चले गए, वरना अगर वो रहते तो मारे भी जाते और लोग भी मरते और कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी अभी हम इराक में स्थिति डेवलप होते हुए देख रहे हैं, इसको अमेरिका और इज़राइल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं कि क्या वाक़ई में ये इज़राइल और अमेरिका की बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है उनकी। एक तो ये कि अब हिजबुल्लाह की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। हिजबुल्लाह को जो सप्लाई रूट था ईरान से, वो वाया इराक और सीरिया आता था, वो सप्लाई रूट बंद हो गया उनका। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कब तक लेबनान में वो लोग लड़ पाएंगे, इसलिए कि सीरिया को तो और कि में उनकी फ्रेंडली हुकूमत रही नहीं, और इजराइल के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसको वेपन भी मिलते रहेंगे, पैसा भी मिलता रहेगा, और बहुत शक्तिशाली देश है उस क्षेत्र का। तो वो एक लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में है। वो वहाँ के ऊपर अपना बफर जोन बना लेंगे अब जल्दी ही। और एक बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र के लिए है, इसलिए कि दोबारा से ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स आए हैं, ये केवल सीरिया में ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इराक की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी इनकी समर्थन में लोग हैं, इनके ग्रुप्स हैं वहाँ पे मौजूद, स्लीपर सेल्स हैं वहाँ पे मौजूद है। तो ये एक पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। देखिए किस तरीके से ये लोग कंट्रोल करते हैं। आपको लगता है कि इराक में सत्ता चला पाएगा अभी जो मौजूदा ये जिन्होंने टेक ओवर किया है? देखिए इसके अंदर दो बड़े ग्रुप हैं। एक तो है जो उसका है अलकायदा का था, फिर अलकायदा से उन्हीं ने बनाया जबहतुल नुसरा, और फिर जबहतुल नुसरा से निकल के आए वो लोग, उन्हीं ने बनाया हयात तहरीर अल शाम। तो ये लोग जितने हैं ये बेसिकली अलकायदा ही के हैं, बहुत कट्टरपंथी हैं, वहाबी सल्फी आइडियोलॉजी के हैं। और दूसरे ग्रुप जो हैं इसके अंदर कुछ, वो बड़े ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा वो है अखवान मुस्लिमीन, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का, जो कि जिसके के मुर्सी थे जो इजिप्ट में प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद अरब अपराइजिंग के बाद, और फिर उसके अलावा हमस जिससे जुड़ा हुआ है। तो इनके आपस में रिश्ते बहुत आइडियोलॉजिकल बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इनका क्लैश होने का भी डर है अगर पावर शेयरिंग में प्रॉब्लम आई। दूसरी बात एक ये भी है कि ये लोग धार्मिक लोग हैं, कट्टरपंथी हैं। इनके पास ये तो रिलीजियस एजेंडा तो है, लेकिन इनके पास इकोनॉमिक एजेंडा या डेवलपमेंटल एजेंडा कि कैसे रिकवर किया जाए। इनको एड तो कहीं से मिलेगी नहीं आसानी से, कौन देगा एड इनको? टर्की के पास तो इतना पैसा भी नहीं कि इनको सपोर्ट कर पाए। टर्की करेगा क्या? टर्की खुद अपना एक एरिया
पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, जो काफ़ी समय से कह रहा है कि हमें 20 किलोमीटर अंदर आके वो बफर ज़ोन बनाना चाहते हैं, ताकि जहाँ पे वाईपीजी जो कुर्दिश मिलिशिया है वहाँ से ऑपरेट न कर पाए, जैसे कि सीरिया के अंदर, और जैसा कि इजरायली चाह रहे हैं लेबनान के अंदर 20 किलोमीटर आके अपना बफर जोन बनाना। तो दोनों ही मुझे लगता है कामयाब हो जाएंगे अपना इसमें बनाने के लिए, लेकिन ये कि एक बड़ी फंडिंग जो ज़रूरत होती है देश को चलाने के, रीस्टैब्लिश करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वो तो इनको कहीं कोई देगा नहीं, और नतीजा ये होगा ये बगल में भी फैलेंगे और आपस में भी इनके ग्रुप में लड़ाई भी हो सकती है। हमने पहले भी देखा है बहुत सी जगह, खासतौर से अफगानिस्तान में बड़ा भयानक युद्ध हुआ था इनका आपस में। जी। कमरागा साहब, एक और जो सवाल इस टेक ओवर के बाद खड़ा हो रहा है वो ये कि जो भी इराक में शिया और क्रिश्चियंस हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आगे चल के उनके लिए गंभीर स्थिति हो सकती है या उनका जेनोसाइड हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पे कि किस तरह की स्थिति क्रिश्चियंस और शियाज़ के लिए आगे डेवलप हो सकती है? सीरिया के अंदर आपका मतलब है? जी। हाँ, ये एक बड़े ग्रुप हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स हैं, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा बड़ा ग्रुप जो है वो आ जाता है कुर्दिश है, और फिर तीसरा शिया जिसमें अलावाइट्स भी हैं और दूसरे ग्रुप हैं, और फिर तीसरे नंबर पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। क्रिश्चियन वहाँ पे बहुत हिस्टोरिक उनकी है। क्रिश्चियन धर्म का जन्म भी सीरिया में ही हुआ था, और एक ज़माने में पैलेस्टाइन और लेबनान ये दोनों सीरिया के अंग होते थे। ये बड़ा पार्ट था, बाद में ये अलग हो गए थे। तो क्रिश्चियनिटी का वहाँ पे जन्म हुआ था, और वहाँ पे क्रिश्चियंस के कई डिनोमिनेशंस हैं सीरिया के अंदर। सीरियन क्रिश्चियंस जो कहलाते हैं, उनके बहुत से चर्च हिंदुस्तान में भी हैं, ख़ासतौर से केरल में जो क्रिश्चियनिटी आई वहीं से आई थी, और यूरोप से पहले यूरोप में बाद में क्रिश्चियनिटी गई है। ये जो केरल में उससे पहले आ गई थी। तो ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। हालाँकि जो उनके लीडर हैं अबू मोहम्मद अल-जोलानी, जो कि हयात तहरीर अल-शाम के हैं, उन्हीं ने तो कहा है कि हम सबको अमन शांति देंगे। लेकिन इस तरह की बातें तो हमने देखा तालिबान ने भी की थी, एग्ज़ैक्टली जब मैं वो ये वहाँ पे बोलने आए थे। हाँ, तालिबान ने भी की थी। उन्हीं ने भी कहा था कि हम वुमेन को प्रोटेक्ट करेंगे, और फिर ये भी कहा था कि एजुकेशन देंगे, और फिर ये भी कहा था इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें सारी माइनॉरिटीज़ होंगी, रिलीजियस और इथनिक सब। लेकिन क्या हुआ इनमें, जो हशर हो रहा है हम देख रहे हैं। तो एंड तो डर इसी बात का है कि सीरिया में भी इसी तरह का हो सकता है। सर, अगर इस तरह की स्थिति डेवलप होती है तो क्रिश्चियंस को तो हम मुझे ये समझ में आता है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते शायद उनको बचाया जा सकता है। लेकिन शियाओं की स्थिति का कैसे, आपको क्या अंदाज़ा है कि किस तरह से कंट्रोल में लाई जा सकती है या क्या हो सकता है? एक तो बड़ी मुश्किल ये है कि शियों को कहाँ असाइलम मिलेगा, कोई असाइलम देगा भी नहीं। ईरान उनके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, जी। और क्या ईरान की इतनी हैसियत है पहुंच सके। और दूसरी बात ये कि उनको रोकना, मैं समझता हूँ कोई उनके लिए सिंपैथी न तो टर्की में नज़र आती है, ना अरब देशों में नज़र आती है। तो उनके तो हालत बहुत बुरी होगी, होने की संभावना नज़र आती है। और ईरान की जितनी भी कैलकुलेशंस थी वो सीरिया पे बेस्ड थी। उन्होंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि सीरिया में असद का तख्ता भी पलट सकता है। सीरिया बैंकरप्ट था, सीरिया के पास पैसा ही नहीं था। ईरान के पास भी इतना पैसा नहीं था कि उसको फंड कर सकता, और ना ही रशिया के पास इतना पैसा था। रशिया अपनी वॉर में फंसा हुआ था। ये कंसिडरेशन मुझे लगता है कि उनके स्ट्रेटजिक जो एक्सपर्ट्स थे या जिन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था, उनके पास नहीं था। तो ईरान में कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी, उनको इस बात का एहसास ही नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये लड़ते रहेंगे, उनको मदद करते रहेंगे। अब सीरिया के गिर जाने से लेबनान के अंदर भी शियों की बड़ी बुरी हालत होगी, जैसे कि इजराइल ऑलरेडी उनके स्मॉलर टाउन्स और विलेजेस वगैरह को लगातार डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है।
और ये बड़ी संख्या में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं वहाँ पे। लेबनान के दूसरे शहरों में या बेरूत और सब जगह लोकल लोगों ने उनको, और क्रिश्चियंस ने भी और सुन्नियों ने भी, सब ने उनको अपने घरों में जगह दी है। मगर ये कब तक वहाँ रह पाएंगे? वापस आना इनके लिए, इजराइल इनको आने नहीं देगा आसानी से। हिजबुल्ला भी अब देखना ये है कि कितना इनको प्रोटेक्शन दे सकता है, कितना सेल्फ सफिशिएंट है, कितने दिन तक लड़ सकता है, ये अभी पता नहीं है। जी, बिल्कुल, वो तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह के हालात डेवलप होते हैं और कैसे-कैसे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सर बीते कुछ सालों में जिस तरह के हालात हम लगातार देख रहे हैं, रशिया-यूक्रेन वॉर, फिर इज़राइल, गाज़ा, ईरान, लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद हमने बांग्लादेश देखा, फिर सीरिया का किसी ने सोचा नहीं था एकदम से जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स दावा लगाते हैं कि 2025 में वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो क्या अब उसको हम उस तरफ हालात डेवलप होते हुए देख रहे हैं क्योंकि अब वो भी कोई बड़ी बात या कोई एक्ज़ैजरेशन सा लगता नहीं है जिस तरह से चीज़ें इतनी फ़ास्ट डेवलप हो रही हैं। और कुछ भी हो जा रहा है जो हम सोचते नहीं हैं। सुबह उठते ही कुछ बड़ा हो जाता है। वर्ल्ड वॉर तो मुझे नहीं लगती होती हुई, लेकिन एक बड़ी समस्या पश्चिम एशिया में जरूर खड़ी होगी, इसी के ये युद्ध रुकेगा नहीं। सीरिया से इराक जाएगा, ईरान जाएगा, पहले ईरान जाएगा या पहले इराक जाएगा इसका भी पता नहीं। इजराइल विल डिटरमिन। इजराइल ने शुरू से कह रखा है कि वो जब तक के ईरान की में रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक के पूरे क्षेत्र में अमन शांति नहीं आएगी, और तब तक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स वहाँ पे नहीं आ पाएंगी। और ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं ईरान के समर्थक, ये तभी इनसे निपटा जा सकता है कि अगर ईरान में तख्ता पलट जाए, वहाँ पे ये रिजीम जाए, प्रो अमेरिकन रिजीम जाए। तो इसके मतलब ये है कि युद्ध ये फैलेगा। इराक में भी वो चाहते हैं कि प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाए। तो ये बढ़िया। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये जो कुछ भी होगा उसमें ये बहुत बड़ा काम जो इजराइल सोच रहा है कि वो ईरान के रिजीम को बदल दे। ईरान की रिजीम बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात ये कि इराक के अंदर भी मलेशियाज वगैरह और दूसरे हैं, बड़ी लंबी लड़ाई वो लड़ सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं जैसे रशिया के पास है। तो ये एक लंबी प्रॉब्लम में आ जाएगी, अराजकता फैल सकती है उस पूरे क्षेत्र के अंदर, तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। और ये जो इजरायली प्लान है या अमेरिकन प्लान है, ये मुझे कामयाब होता हुआ नजर नहीं आता। अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प किस तरह से इसको देखते हैं। क्या ये उसी का ईरान से बातचीत करेंगे? ईरान इच्छुक है बातचीत करने का। मैं समझता हूँ कि ईरान को तुरंत बातचीत यूरोप से शुरू कर देनी चाहिए, और न्यूक्लियर इशू पे भी बात होनी चाहिए। उनके यहाँ जो IAEA के चीफ हैं ग्रॉसी, वो पहुंच रहे हैं एक आध दिन के अंदर। तो वो बात शुरू होगी, देखते हैं किस लेवल तक जाती है, और एक पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद नजर आती है। आपने प्रेज़िडेंट ट्रम्प की बात की और मैं आपसे इस पे सवाल भी करना चाह रही थी, वो ये कि हम इलेक्शन कैंपेनिंग से लेके उनके इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद तक हमने देखा है कि लगातार प्रेज़िडेंट ट्रम्प पीस की बात कर रहे हैं और वो ये कहते आ रहे हैं कि जितने भी जंग और वॉर चल रहे हैं, मैं उसको ख़त्म करूँगा और पीस मेंटेन की जाएगी। लेकिन हमने इनिशियली तो सब कुछ लग रहा था कि एकदम जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ग्लोबली वो एकदम चेंज हो गई। लेकिन अभी कुछ ख़ासा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, जो एस्केलेशन है, वो होता जा रहा है, जो स्थिति है, वो इस तरह से इनफैक्ट और ज़्यादा गहराती जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने पीस की बात की थी, उसको कितना, किस हद तक अमल में ला पाएँगे और कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे वो अमल में आ पाएगी? सर, अगर इस पे आप कुछ बता पाएँ तो। देखिए, अमेरिका ने उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, डिक्टेटर तो इलेक्ट किया नहीं है। अमेरिका की एक पॉलिसी होती है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे पैसे वाला मुल्क है, तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उन्हीं ने ज़रूर कहा है कि वो इंस्टीट्यूशन को बाईपास करके डिसीजन करेंगे, उनके पास पावर है। लेकिन ये कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो देखे जाते हैं। इलेक्शन में बहुत सी बातें की जाती हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता। वो इलेक्शन कैंपेन के इशू होते हैं। और वो, लेकिन उनका एक चीज़ तो है, उन्हें जो है वेस्ट एशिया के तेल पे वो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं।
वो उनको लगता है कि उसके ऊपर उनका कंट्रोल कम होता जा रहा है। और दूसरी पावर्स भी वहाँ पे इंटरेस्ट ले रही हैं, जैसे कि रशिया, चाइना। रशिया को अब उन्हीं ने काफ़ी कंटेन कर दिया इस सीरिया की लड़ाई के बाद, जहाँ पे रशिया के 2 बड़े बेस थे, एक एयर बेस भी था छोटा वहाँ के ऊपर, वो तो अब सब खत्म हो गया। तो रशिया का इन्फ्लुएंस, ईरान का इन्फ्लुएंस अगर डिक्लाइन होगा तो रशिया का भी इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होगा, और चाइना का भी। ये तो इन्हीं ने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर दिया, इज़राइल और अमेरिकन्स ने। अब देखना ये है कि वो उनकी जो बेसिक पॉलिसी है अमेरिका की, वो ये है कि वो चाहते हैं कि ग्रेटर कंट्रोल जो है तेल के ऊपर होता है, तेल का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये सब अमेरिका के पास में होना चाहिए। तो कहाँ तक वो कर पाएंगे, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसलिए कि वो रिजीम चेंज ईरान में भी चाहते हैं, ताकि सेंट्रल एशिया में भी उनका डोमिनेशन हो, और सेंट्रल एशिया में के भी तेल के भंडारों पे अमेरिकन ऑयल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हो। तो ये तो उन्हीं ने हालांकि सऊदी अरेबिया से कहा है कि वो अपने ऑयल इंस्टॉलेशन उनके हवाले कर दे, ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सकें, और ये भी कहा है कि वही उनका अमेरिकन कंपनीज ही उनका तेल का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी और तेल की प्राइस तय करेंगी। क्या सऊदी अरेबिया उनको दे देगा? हालांकि सऊदी अरेबिया में अगर जो कुछ भी हुआ है सीरिया का, इसका असर सऊदी अरेबिया पे भी पड़ेगा। सऊदी अरेबिया हुँ। के ऊपर अब सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिकन दबाव भी बढ़ेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से ये डील करते हैं। कहना आसान होता है, लेकिन करने में ऐसा लगता है मुझको कि पूरा मेस हो जाएगा और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को किस हद तक और कैसे-कैसे हम इम्प्लीमेंट होता हुआ देख पाएँगे। लेकिन जिस तरह के हालात और जितनी तेज़ी से हालात बदलते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ भी कहना मतलब अभी मुझे लगता है कि ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आज कुछ हालात होते हैं और कल कुछ हालात हो जाते हैं। हमारा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के जुड़ने के आपका लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।